हेलो बच्चों, हम लोग आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स के 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आप पढ़ लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकता है। अगर किस्मत अच्छी रहे तो पूरे के पूरे नंबर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो और ये पूरा सेक्शन में ये जो वीडियो है वो तो आपको YouTube पे मिलेगा, और इसका जो कंटेंट है, ये जो क्वेश्चन कंटेंट है, आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाले में। और ये सारे बच्चों के लिए है, कृपया करके इसको अच्छे से देख लें। जो एमसीक्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप मेंशन करके जाओगे तो आपको फिर वो एमसीक्यू में भी एग्जाम में आसानी पड़ेगी समझने के लिए। और जिसके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है बच्चों, मतलब जिनके एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, जिसमें मैंने बताया था कौन कौन से स्केल होते हैं। स्केल कौन कौन से होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ये 4 टाइप के स्केल होते हैं। इनके बारे में आपको डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स। ये आपको हर तरीके से काम दे देगा। इसके एग्जांपल्स भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा भी पूछ सकता है कि एग्जांपल दे दे, कहे बताइए किस तरह का स्केल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये स्केल की बात हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपका बेनिफिशियल है। इंपॉर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स के, मैंने बताया था अलग अलग डिफरेंट में, बायोलॉजी में भी है, सोशल साइंस में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, एस्ट्रोनॉमी में भी है। अलग अलग जगह पे इसके इंपॉर्टेंस और स्कोप है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूं। और ये आपको कंटेंट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्या होती है डिफरेंस। और जिसमें से वेरिएबल्स के भी टाइप आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ अलग से मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइप के और कॉन्टिन्यूअस टाइप के हमारे वेरिएबल होते हैं, उसको भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। वेरिएबल्स हमारे मेजर कर जाते हैं, एट्रीब्यूट हमारे मेजर नहीं कि इसका बेसिक डिफरेंस यही होता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, बट लेंथ हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, तो ये आप मेजर कर सकते हो। दिस इज वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, ये इसके बारे में समझ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। फिर आपका फिफ्थ क्या है? कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता क्या है, सेकेंडरी होता क्या है, ये पहले अच्छे से जान चाहिए। ये प्राइमरी डेटा हम लोग खुद कलेक्ट करने जाते हैं, सेकेंडरी कहीं कलेक्टेड रहता है, वहां से बस उठा लेते हैं, ये सेकेंडरी डेटा होती है। और इनके कलेक्शन कहाँ कहाँ से होते हैं, तो ये कलेक्शन आप समझ सकते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं से हम जरूर उठाएंगे। जर्नल से उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर से उठा सकते हैं, या फिर किसी पब्लिकेशन से उठा सकते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड है। प्राइमरी वाले हम लोग खुद करते हैं। कैसे करते हैं? क्वेश्चन आयर बना के काम करते हैं, क्वेश्चन आयर बना के सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मेथड है, स्पेशली इसमें क्वेश्चन आयर। हाँ, एक और चीज इसमें एक बेसिक डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आयर और शेड्यूल में क्या अंतर होता है, ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आयर शेड्यूल में केवल इतना ही अंतर होता है कि रफ अगर आइडिया रहे क्वेश्चन को हमको पूछना क्या क्या है, तो शेड्यूल होता है। अब उसी को सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम एडजस्ट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन आयर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम कह दे कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो अब हमको क्या क्या करना है, तो हमको कहना है कि ये होगा, इसमें ये वाला पोर्शन भी होगा, इसमें ये वाला पोर्शन भी होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा। सारे क्या क्या हमको प्रोग्राम में डालना है, वो सारा कंटेंट हमने डाल दिया, ये शेड्यूल तैयार हो गया। अब लेकिन इसको हमको क्या करना है कि टाइम वाइज एकदम अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज कर दें, तो वो क्वेश्चन आयर तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर 6 क्या हो जाएगा? डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास अलग अलग डेटा दिए रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम साथ में लिख देंगे, मतलब कि अगर हमको एक रॉ डेटा दिया हुआ है, अब रिपीटेड जिसमें जैसे 1 1 1 फिर 2 2 फिर 3 ऐसे करते करते डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 ऐसे कर लेंगे। और कितनी बार 1 आया है, ये 3 बार आया है, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है, 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास नंबर्स थे और ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर्स का उसके फ्रीक्वेंसी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका आइडिया मैंने दिया हुआ है। और फिर इन्हीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये फ्रीक्वेंसी हो गई ना। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई, अगर हम लेस देन टाइप करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तक कितने नंबर हैं, 3, और 2 या 2 से छोटे नंबर कितने हैं, तो 3 2 5, ये इसको जोड़ दो।
और फिर तीन या तीन से छोटे नंबर कितने हैं 6 है। ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। कुमुलेट करना मतलब सम करते जाना, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। दो टाइप के होते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एक लेस देन टाइप की होती है, एक मोर देन टाइप की होती है, ठीक है। और इसी का जब कर्व खींचते हो तो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है, लेस देन टाइप का कर्व और फ्रीक्वेंसी कर्व, और मोर देन टाइप का फ्रीक्वेंसी कर्व। और इन्हीं दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को मीडियन बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैंने इसको मतलब कि बाकी मेरे मतलब यूट्यूब पे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, और बाकी तो फिर ऐप पे पड़े हुए हैं, आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो वही है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव्स क्या होती है, इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अभी मैंने बताया ओगिव्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आगे स्टेम एंड लीफ प्लॉट एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये भी क्या है, ये भी हमारे मीडियन को, क्वार्टाइल्स को डिनोट करने का तरीका होता है। स्टेम एंड लीफ प्लॉट, या फिर हम कहें इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो ये होता है स्टेम एंड लीफ प्लॉट एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सबसे आखिरी में मैंने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ही पढ़ाया है, तो एक बार देख लीजिएगा, आसान सा है। फिर आपका आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसको समझने के लिए आप पहले क्या कर लीजिएगा कि हमने शायद करवाया होगा रिक्विसाइट्स ऑफ आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैंने कराया होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज आप इसके मतलब आप वो पढ़ लीजिएगा, लाइंस पढ़ लीजिएगा। इसके लाइंस में देख लीजिएगा कि कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होगी जो मीन फॉलो नहीं करता है, जो मीन फॉलो नहीं करता वो उसकी डिमेरिट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, कहता है कि इसमें एक लाइन आती है कि अगर इसमें डेटा मिसिंग है तो इसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अरिथमेटिक मीन में अगर हमारे पास 4 डेटा दिया हुआ, एक मिसिंग, और हमको 5 डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो हमको क्या होगा, निकाल नहीं पाएंगे, ये इसकी डीमेरिट है। और ये आउटलायर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मीन हमारा अफेक्टेड होता है उससे, ये भी मीन की डीमेरिट है ना। और यहाँ पे एक और डीमेरिट हम कह सकते हैं कि मीन से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। जैसे हम कहें कि 2 प्लेयर हैं, ठीक है, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, ये आप लोग को ये पॉपुलर एग्जांपल हो गया। 2 प्लेयर हैं, एक रोहित शर्मा हो गया, एक भुवनेश्वर कुमार हो गए। इस रोहित शर्मा ने पहले में 0 बनाया, दूसरे में 0 बनाया, और फिर इसमें तीसरे में 100 और चौथे में 100 बनाया। इसका एवरेज कितना आ गया, इसका एवरेज 50 रन हो गया, ठीक है ना। जोड़ो, 4 से डिवाइड करो तो 50 रन आया। भुवनेश्वर कुमार ने 50 बनाया, फिर 50 बनाया, फिर 50 बनाया, फिर 50 बनाया, और इसका एवरेज कितना हो गया, 50 हो गया। अब परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, दोनों का तो एवरेज सेम है, परफॉर्मेंस हमारी भुवनेश्वर कुमार की अच्छी है, इसकी नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसकी डीमेरिट होगी। अरिथमेटिक मीन से हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज, ये मेरिट डिमेरिट है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर क्या है, बहुत पॉपुलर है अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज इक्वल टू 0, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, और या फिर ऐसे एफ आई की वैल्यू अगर 1 कर लेते हैं तो एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है, दोनों सेम है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो यहाँ पे 1 कर लिए तो ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ही लिखी गई है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन एफ आई। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यहां से इसको देखना, तो समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार समेशन एफ आई, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ही तो है। और यहाँ पे भी सेम तरीके से कर लीजिएगा, समेशन एक्स आई माइनस आई एन टाइम्स हम करेंगे तो एन एक्स बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स आई इज इक्वल टू एन एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन में एन। यही तो डेफिनेशन होती है अरिथमेटिक मीन की। तो एक तो ये होती है अलजेब्राइक सम ऑफ द डिवीजन फ्रॉम इट्स मीन इज इक्वल टू 0, और एक ये है कि समेशन एक्स आई एफ आई लगा देते हैं एक बार, एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मिनिमम होगा कब, जब हमारी ए की वैल्यू एक्स बार होगी। ये मिनिमम कब होगा, जब हमारी ए की वैल्यू एक्स बार होगी। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, और एक होती है हमारी क्या,
मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज, मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज ये भी होता है कि अगर हमारा एक सीरीज है जिसकी साइज n1 है, उसका मीन x1 बार है, ठीक है, दूसरी सीरीज है जिसकी साइज n2 है और उसका मीन x2 बार है, तो इन दोनों n1 प्लस n2 सीरीज का जो मीन होगा n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2 हो जाएगा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी होगी तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेरिएंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो लिख लीजिएगा, जिसमें इसकी एक वैल्यू, एक अच्छा सा एक प्रॉपर्टी आता है वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज वाला, वो पढ़ लीजिएगा। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और वेरिएंस इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये कि अगर हम किसी नंबर में कुछ घटा दें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है उसमें अगर हम कुछ घटा दे, सब में से सेम नंबर घटा दे, जैसे x1 x2 और xn, इसका वेरिएंस मान लेते हैं सिग्मा स्क्वायर है। फिर हम क्या करें, इसमें से नंबर घटा देते हैं x1 माइनस सी, x2 माइनस सी और xn माइनस सी, तो इसका वेरिएंस कितना होगा, उसका वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर होगा। तो वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, हमने कुछ घटा लिया मतलब ओरिजिन चेंज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर हम x1 बाई ए कर ले, x2 बाई भी ए कर ले और xn बाई ए कर ले या मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये चेंज ऑफ स्केल है। ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना, ये है चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, प्लस या माइनस करो, सी इट इज अ चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इट इज चेंज ऑफ स्केल, ठीक है ना। तो वेरिएंस हमारी इंडिपेंडेंट होती है दिस टर्म से, बट इस पे डिपेंडेंट रहती है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा टर्म। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर और समथिंग डी स्क्वायर प्लस ऐसा ही कुछ आता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और फिर सिग्मा 2 स्क्वायर d2 स्क्वायर अपॉन में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ऐसा ही एक रिलेशन आता है, वो आप लोग इस बार देख लीजिएगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मीडियन की डेफिनेशन क्या है। मीडियन वही पॉइंट होती है जो पूरे पॉपुलेशन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन अगर इवन ऑड नंबर हो तो ये यूनिक मिलता है, बट इवन नंबर रहेंगे तो हमारे मीडियन इनफाइनाइट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, तो इसमें मीडियन कितना हो जाएगा, दूसरे और तीसरे बीच के नंबर है कोई भी मिलेगा। आप लोग को ये पढ़ाया गया होगा कि इनका अरिथमेटिक नहीं ले तो 2.5 आ जाएगा, ये एकदम सही नहीं है। ये भी एक मीडियन है, बट यही एक मीडियन है नहीं, ऐसा नहीं है। 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे इसके मीडियन है। इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो तो भी वो मीडियन है, इनका अरिथमेटिक मीन ले लो तो भी वो मीडियन है। हम कह रहे थे कि 2.5 मीडियन है, हाँ है। 2.1 मीडियन है, हाँ है। 2.3 मीडियन है, हाँ है। 2.4 मीडियन है, हाँ है। 2.9 मीडियन है, हाँ है। ये सारे मीडियन है, इसके अलावा भी तमाम मीडियन है, इनफाइनाइटली मेनी मीडियन। मतलब इनका एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन 2 अल्फा और 1 माइनस अल्फा इंटू 3, ये पूरा का पूरा मीडियन है। अब अल्फा की वैल्यू बदलते जाओ, ऐसे लिख लो 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा, मतलब 3 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी ले लो, 0 और 1 लेना नहीं है, इनके अलावा मतलब इनके बीच में कोई नंबर लेना है। जितने भी आप नंबर ले सकते हो उतने नंबर आप ले लो 0 और 1 के बीच में, है ना। मतलब अल्फा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0-1 में। अब 0 और 1 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो और यहां पुट कर दो, वो एक मीडियन होगा। वो क्या होगा, एक मीडियन होगा इनके बीच में, 1 2 3 4 के बीच में, ठीक है ना। 1 2 3 4 इसका मीडियन होगा क्या, ये है ना, 1 2 3 4 लिखा है ना, इसका मीडियन होगा ये 3 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कुछ ले लीजिए, अल्फा की वैल्यू 0.00027 ले लीजिए, 3 में से घटा दीजिए, वो भी एक मीडियन है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट डेविएशन। ये क्या होता है, मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट डेविएशन बराबर होता है क्या है, एडी हम कर दे रहे हैं, इसको डिफाइन कर ले रहे हैं 1/n समेशन fi xi माइनस a। ये एब्सोल्यूट नंबर ले लिया, इसका f से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मीन ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट डेविएशन होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत पॉपुलर सी है कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब a को हम लोग क्या ले लें, मीडियन ऑफ डेटा ले लें। a अगर हमारा मीडियन होगा डेटा का तो इसकी वैल्यू उस केस में मिनिमम होगी। जैसे वेरिएंस में क्या होता है कि इसी a की वैल्यू, यहाँ स्क्वायर होता है तो उस केस में a की वैल्यू मीन होती है,
तो मिनिमम होता है। यहां पे एब्सोल्यूट डेविएशन केस में क्या हो जाता है, मीडियन होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में ये अगले यूनिट का क्वेश्चन है। सेंट्रल मोमेंट और नॉन सेंट्रल मोमेंट क्या है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल मोमेंट मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ है, फिर ऐसे एक्सपेक्टेशन के केस में नहीं बताएंगे, ऐसे कि म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन है कि पावर आर, इट इज अ सेंट्रल मोमेंट, सेंटर पॉइंट मीन को बोल देते हैं, इसलिए ये सेंट्रल मोमेंट होता है। यहाँ म्यू आर केवल होता है, म्यू आर डैश नहीं। म्यू आर, ठीक है। और म्यू आर डैश क्या होता है, म्यू आर डैश 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का पावर आर, ये होता है नॉन सेंट्रल मोमेंट। अब ए कुछ भी हो सकता है, अगर ए की वैल्यू एक्स बार के बराबर हो जाएगी तो उस केस में सेंट्रल मोमेंट और नॉन सेंट्रल मोमेंट सेम हो जाएंगे, जैसा कि आप आगे पढ़ोगे टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो ये होता है सेंट्रल मोमेंट और नॉन सेंट्रल मोमेंट, और इनके बीच में रिलेशन भी होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में रिलेशन भी प्रूफ होते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्स बार जोड़ देंगे, एक्स बार हटा देंगे, फिर जो सॉल्व होकर के आएगा वही सेंट्रल मोमेंट और नॉन सेंट्रल मोमेंट के बीच में रिलेशन बताता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस बेस्ड न्यूमेरिकल। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्या क्या होते हैं। स्क्यूनेस क्या होता है, मोमेंट के बेसिस पे μ3² में μ2³, ये होती है β1, और कुर्टोसिस क्या होती है β2, जो कि होती है μ4 में μ2²। इसकी वैल्यू अगर 0 तो स्क्यूड होगी, अगर इसकी वैल्यू 0 तो स्क्यूड, अगर 0 नहीं हो, अरे इसकी वैल्यू 0 तो सिमेट्रिक होगा, उल्टा बोल रहा हूं यार, सिमेट्रिक होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो स्क्यूड होगा। अब वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा कि नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ये μ3 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। μ3 अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड, μ3 अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये μ2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप रूट में β1 निकालो, μ3 में μ2 के पावर 3/2। अब इसकी वैल्यू निकालो, अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा ये। फिर β2 क्या होता है, β2 इज अ कुर्टोसिस। ये क्या होता है, सिमेट्रिसिटी बताती है, मतलब कुछ इस टाइप का हमारा कर्व बनेगा, बेल शेप्ड, ये सिमेट्रिक है। ये लाइन देखिए, दोनों इस तरफ दोनों सेम टाइप के कर्व हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये, अब स्क्यूड कैसे हैं, स्क्यूड देखिए ऐसे कहते हैं ऐसे या ऐसे, ये स्क्यूड है, ठीक है ना। इस केस में ये क्या हो गया, नेगेटिवली स्क्यूड, ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। इस केस में β1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। और इस केस में β1 की वैल्यू मतलब रूट में β1 की वैल्यू ये लेस देन 0 होगी, है ना, ये नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। रूट में β1 के मतलब कि स्क्वायर रूट लेंगे तब, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे नहीं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि μ3/μ2 के पावर 3/2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि रूट में β1 के बराबर आएगा, है ना। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये हम बात में करेंगे। और फिर नेक्स्ट आती है कुर्टोसिस की बात। कुर्टोसिस क्या बताता है, कुर्टोसिस हमारी पिकेडनेस बताती है किसी पर्टिकुलर डेटा की। जैसे इस टाइप का डेटा अगर हमारे पास है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कुछ ऐसा डेटा हो गया, और एक कुछ ऐसा डेटा हो गया, और एक कुछ ऐसा डेटा हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए ये बहुत पीक है, ये हाईली पीक्ड है, हाईली पीक्ड है, और ये नॉर्मल पीक्ड है, और ये बहुत फ्लैट पीक है, फ्लैट है ये, है ना। तो β2 की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि इसमें से कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है कि ये वाला कर्व है कि ये वाला कर्व है। अगर β2 की वैल्यू 3 के बराबर है मतलब ये नॉर्मल वाला है, ये वाला, ठीक है, और 3 से बड़ा है तो ये वाला हो जाएगा, और 3 से छोटा है तो ये वाला, ठीक है। तो यही तरीका होता है इसके बारे में जानने का, यही न्यूमेरिकल आपको मिलेगा करने के लिए। तो आप मोमेंट निकाल के फिर सॉल्व करेंगे। फिर क्वार्टाइल्स क्या होती है, क्वार्टाइल्स के बारे में बताएं। क्वार्टाइल्स परसेंटाइल, डेसाइल,
ये सब क्या होता है, क्वार्टाइल्स के बारे में बताया था। क्वार्टाइल्स अगर हमारा कोई बॉक्स है तो इसको 4 हिस्सों में बांटने वाला क्या होता है, क्वार्टाइल होता है। इसमें से एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ये देखिए बीच वाली पॉइंट है तो इसको मीडियन बोलते हैं। एक्चुअल में सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, मीडियन होता है। और ये होल डेटा का 25% ये कवर कर रहा है, होल डेटा का ये पूरा 50% ये मीडियन कवर कर रहा है, सेकंड क्वार्टाइल कर रहा है। और होल डेटा का 75% कौन सा कवर कर रहा है, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल करता है। इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, तो बस वही मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्यू आई, अगर हम इसको डिफाइन कर ले तो क्यू आई इज इक्वल टू होता है एल प्लस एच बाई एफ, ठीक है ना, आई एन बाई 4, आई एन बाई 4 माइनस सी। ये होता है इसका फॉर्मूला क्यू आई का। अगर यही Q1 निकालोगे तो Q1 क्या हो जाएगा, L प्लस एच अपॉन में एफ एन बाई 4 माइनस सी, ठीक है। Q2 निकालोगे तो यही मीडियन का देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, Q प्लस L प्लस एच बाई एफ 2 बाई मतलब n बाई 2 माइनस सी। और फिर Q3 निकालोगे तो हो जाएगा 3n बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्वार्टाइल निकालने के अलग अलग मेथड है। और ये L की वैल्यू वो है जो आई एन बाई 4 करने पे जिस इंटरवल में हमारी वैल्यू जा रही है उस इंटरवल की लोअर लिमिट ये है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये वैसे मैंने पढ़ाया है, एक बार आप देख लीजिएगा, मैं पूरा इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। उसी तरीके से डिसाइल होती है। डिसाइल क्या करता है, 10 हिस्सों में बांटता है, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए लाइन और पूरे हिस्से 10 हो गए, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से हो गए। और 10 हिस्से को बांटने वाला कितने हो गए, 9 लाइंस हो गए। तो ये हमारा डी आई होता है, ठीक है ना, ये डी आई होता है, इसको डिसाइल बोलते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट मिलेंगे डिसाइल में और परसेंटाइल में 99 पॉइंट मिलेंगे, जो कि पूरे हिस्से को 100 बराबर हिस्सों में बांटेगा और 99 पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर्मूला भी इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आई एन अपॉन में 10 हो जाएगा, आई एन अपॉन में 10 हो जाएगा। तो यहाँ डी आई बन जाएगा, ठीक है ना। सेम फॉर्मूले में यहाँ डी आई के बस 10 कर देंगे तो आ जाएगा फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मतलब 5वां डिसाइल होगा, ठीक है ना, जो 5वां डिसाइल होगा मतलब D5 जो होगा वो मीडियन होगा, यानी कि Q2 के बराबर होगा और वही हमारा P50 का होगा, ठीक है ना। P50, Q2 और D5 ये सारे सेम वैल्यूज हैं, ठीक है ना। परसेंटाइल वाली, ये परसेंटाइल है, डिसाइल है, क्वार्टाइल है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि ए यूनियन बी वाला, बी यूनियन सी वाला क्वेश्चन आता होगा ना। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है और ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना, तो उसको आप जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो एक करे तो दूसरा वाला ये दिखा दे कि नहीं हो पाएगा। और इक्वली लाइकली मतलब दोनों सेम टाइप के प्रोबेबल इवेंट हैं। और फिर एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिनको हम एक साथ कर ले तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन के तैयार हो जाए, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ लेना, और स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है वो पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे इवेंट होते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था क्या होती है, प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर मिल जाती है तो ऐसे ही इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। और इसी का ही फिर फॉर्म बनता है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दोगे, जैसे ही लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर इसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा तो आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड ऑन इवेंट। बस ये ऐसा है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये मैटर नहीं करता, अगला इवेंट आपका अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो ये सबसे कनेक्टेड है, ये सब पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्या है, बेस थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है, अच्छे से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो मतलब किस्मत अच्छी है, नहीं तो आएगा और आसान सा होता है। क्या होता है, आप सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अभी मैंने बताया क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। अब क्या कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है ना। अब इसको A1 कर लेते हैं ना, बी A1 कर लेते हैं, A1, ठीक है ना। तो B गिवन A1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, ठीक है ना, अपॉन में। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकते हो, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारी बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2, है ना। क्योंकि अब इस B को हमने हिस्से में बांट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, ये पूरा, यहां से A1 मिल गया, यहां से A2 मिल गया, यहां से A3 मिल गया, A4 मिल गया, A5 मिल गया, ये पूरा का पूरा B है। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा A1 वाला पोर्शन मिलेगा, फिर A2 वाला पोर्शन मिलेगा, फिर A3 वाला पोर्शन मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर हमको मिल जाएगा। तो ऐसे करते जाओ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AN, यानी कि इसको लिख सकते हैं समेशन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI, I फ्रॉम 1 to N, एक बार क्लिक कर लो, और फिर क्या हो जाएगा, समेशन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, B गिवन AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखिए डिनोमिनेटर में लिख के आ गया, और यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्या है, बेस थ्योरम है, यही बेस थ्योरम का फॉर्मूला आता है, और यही फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी हमारी निकाली जाती है। तो एक बार इसका डिटेल डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीडीएफ एंड पीएमएफ। पीडीएफ की डेफिनेशन, पीएमएफ की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर क्या होती है, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल बताया ही है कि अगर हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो तभी हम लोग मार्जिनल निकालते हैं। तो इससे अगर हमको x का मार्जिनल निकालना है, मतलब x का पीडीएफ निकालना, मतलब y गायब करना, मतलब y की रेंज रख देंगे तो y गायब हो जाएगा। और उसी तरीके से y की अगर हमको पीडीएफ निकालना है, मतलब x को गायब करना, मतलब x की रेंज रख देंगे तो y गैप, x की रेंज रखेंगे तो फिर x गैप हो जाएगा। तो ये मार्जिनल होती है। और फिर जॉइंट का मार्जिनल से डिवाइड करेंगे तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंडीशनल, ठीक है ना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह ही है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंडीशनल लिखा हुआ है ना, कंडीशन यहां पर लिख दिया गया कंडीशनल है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल। एक्सपेक्टेशन मैंने बताया था कि रैंडम वेरिएबल का जो मीन होता है वही एक्सपेक्टेशन होता है, और इसी बेस्ड पे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चन। तो एमजीएफ बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया था एमएक्सटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टीएक्स, ठीक है, और प्रोवाइडेड कि टी हमारा किसी पर्टिकुलर रेंज में लाई करे और एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करे मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ये आपका, मतलब ये कन्वर्ज करना चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है, तभी एमजीएफ हम लोग एग्जिस्ट करेंगे, कराएंगे, ठीक है। नहीं पूरा प्रॉपर लिखिएगा, ये केवल यही मत लिख लीजिएगा, इसके आगे बहुत सारी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो पूरा कि ये होने चाहिए, टी किसी पर्टिकुलर रेंज में लाई भी करनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशन हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चेबीशेव इनइक्वालिटी। चेबीशेव इनइक्वालिटी मैंने बताया था क्या है, probability that mod of x minus mu less than epsilon greater than क्या हो जाएगा, 1 minus variance of x upon में epsilon का स्क्वायर, ऐसा ही समथिंग है, इसी बेस पे हमारा ये, ठीक है ना, इसी बेस पे हमारी चेबीशेव इनइक्वालिटी होती है, इससे प्रोबेबिलिटी निकालने के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी, जो भी इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी वाली आएगी क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना
होगा चेबीशेव इनइक्वालिटी से, अपर बाउंड भी कह सकता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए बनता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इसको ही मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप हमारे YouTube चैनल पे, मतलब कुछ मैंने YouTube चैनल पे डिस्कस किए हैं, कुछ हमारे आप DNS एजुकेयर के ऐप पे आप कोर्स परचेज करके आप कर सकते हो। ये कुछ कुछ वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप यहाँ से भी कुछ कुछ चीजें आप देख सकते हो, यहाँ से आप पूरी चीजें देख सकते हैं। देखिए कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग टाइप के, और कुछ मैंने मतलब मैक्सिमम चीजें तो मैंने अपने ऐप पे कवर की हुई है, कुछ चीजें यहाँ पे भी की है, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा अगर नॉलेज चाहिए, मैंने हर यूनिट के वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहां से भी चीजों को समझ सकते हैं, कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप डिटेल डिस्कशन चाहिए, ब्रीफ में नहीं डिटेल में चाहिए, तो आप हमारे ऐप को परचेज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग तो ये बात थी यहां तक। तो अब और ये ऐप पे हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस चला रहे हैं। कोर्स के फीचर्स क्या हैं, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लास चलाए जा रहे हैं, और क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, पीवाईक्यू कराए जाते हैं, आप लोग देख सकते हो कराए जा रहे हैं, और फिर वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज करवा रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको कराया जाएगा। और इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ के लिए है, और कोर्स की वैलिडिटी 1 साल के। इस समय ऑफर चल रहा है इस कोर्स में 650 रुपए में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप पढ़ना भी चाहते हो, ब्रीफ में जल्दी से पढ़ना चाहते हो, अच्छा नॉलेज चाहते हो, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके इन सब सारे नोट्स को आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।